आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि पॉलिटी का मैं सेशन लेके आप सभी के सामने उपलब्ध होऊंगा, तो आज हमारा पॉलिटी का ओरिएंटेशन क्लास है। तो इसमें हम जानेंगे पॉलिटी के बारे में और यूपीएससी के जितने भी न्यू पैटर्न्स हैं उनके बारे में। फ़िलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि आज का हम लोग का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे हम तैयारी करेंगे बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये किन किन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ये पॉलिटी की क्लास, तो मैं आप लोग को रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे दे चुका हूँ कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी स्टूडेंट, किसी भी यूपीएससी सीडीएस हो, एनडीए हो या सीएपीएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए इनफ है। और जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस हैं, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी, उन सभी के लिए इनफ है ये पॉलिटी की क्लास। और ये जो पॉलिटी की क्लास डिज़ाइन की गई, इसमें 5 लेयर पर डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट लेयर में मेरा क्लास रहेगा, दूसरा में आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें भी एक माइंड मैप होगा और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। तो पहला जो हम लोग का क्लास होगा वो लगभग 90 से 100 घंटा के बीच का लेक्चर होगा, जिसे मैं यूट्यूबर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ माइंड मैप में शेयर करूंगा उस क्लास का, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट रहेगा जिससे आपको खुद से पढ़ना है। तो ये 2 लेयर स्टडी हो गया। तीसरा लेयर में मैं खुद ही क्लास में ही मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आप सभी को कराते चलूँगा। और चौथा जो पॉइंट है, इसमें मैं आप सभी को मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं आप सभी को बुकलेट दूंगा और उसका मॉडल आंसर भी दूंगा, मॉडल आंसर भी। और जो 5वां पॉइंट है, मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इसका ले लूँगा, उसी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर। तो उन सभी को देखते हुए इस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। इसे डे बाई डे फॉलो करना है और आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। देखिए एक्चुअली होता है क्या कि इंसान को किसी भी चीज़ में ढलने के लिए ना 3 दिन का समय लगता है, और माहौल में हैबिट होने के लिए 21 दिन, और कंटिन्यूटी के लिए 33 डेज़। 33 डेज़ इंसान खुद ब खुद उस काम की ओर अग्रसर हो जाता है। उसे किसी बात का कोई जवाबदेही नहीं देना पड़ता है, वह खुद उस काम को प्रायोरिटी देने लगता है। तो इसलिए आप सभी कोई कम से कम 3 डे मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लास के माहौल की जायज़ा लीजिए कि कैसा क्लास लग रहा है, कैसा नहीं। आप सभी कोई कमेंट भी करते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हाँ, अच्छा क्वालिटी आप सभी के पास डिलीवर किया जाए। आप लोग देख रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन यूपीएससी के हिंदी माध्यम के जो रिजल्ट है कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसे शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। यदि आप सोच रहे हो ना शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ है, तो ये आप भूल जाओ, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस लेवल का माइंड सेट होना चाहिए ना। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहे हो, एसपी बन रहे हो, तो कैसे हैंडल करोगे? तो उन सभी का प्रिपेयर करने के लिए ना अच्छे तरीके से बेसिक ढंग से सभी चीज़ को समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपका घर का नींव अच्छा है तो अच्छा घर बन सकता है, घर बड़ा बना सकते हैं, घर छोटा बना सकते हैं, घर भूकंप रोधी बना सकते हैं। यदि कपड़े का धागा मजबूत है तो कितना भी मजबूत रस्सी अब बना सकते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी। वहीं अगर धागा कमज़ोर हो गया ना, तो वो रस्सी से आप छत पे भी अपने नहीं चढ़ पाओगे, टूट जाएगा। तो वहीं होता है बेसिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको डेली काम करना है कि रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। फर्स्ट में रिवीजन, दूसरा में आपको क्या करना है,
जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसे करना है, पढ़ना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन आप करो। रिवीजन, आजकल रिवीजन को लेकर ना लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट बैठ गया है कि रिवीजन एक उनको बोझ लग रहा है, वो बस नया कुछ चाहिए। नया कुछ नहीं है, बस उसी चीज़ को बार बार आप लोग रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो और क्वेश्चन के साथ अपडेट रहो, करंट अफेयर के साथ अपडेट रहो एक फ्रीक्वेंसी में। ये नहीं कि हाँ मैं 10 घंटा 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, आज ये टॉपिक है, आज पूरा पॉलिटी ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। इस माइंडसेट के साथ आप सभी कोई तैयारी करें, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाँ बहला फुसला के कोई भी आया टीचर आपको आया बहला फुसला के ले गया। मेरा वो माइंडसेट नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं पहले क्लास में ही बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, खुद को टाइम नहीं दे पाओगे तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, आप क्लास स्किप करके जा सकते हो, ओके। आइए हम अब बिना कुछ देरी के डायरेक्ट क्लास में इंटर करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, ये आप लोग को मैं बोला था माइंड मैप दूंगा। माइंड मैप मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ये सब पढ़ लो और बस वैसा स्ट्रक्चर बना लो ना, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं माइंड मैप देने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इन सभी टॉपिक को पढ़ो। जैसे मूल अवधारणा, जीवंत दस्तावेज। तो जीवंत दस्तावेज सुनते ही संविधान के बारे में जितने भी सारे ख्याल है कि हाँ संविधान में बार बार चेंज होते रहते हैं, संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों? जीवंत दस्तावेज है, तो ये चीज़ अगर आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो, इसलिए मैं माइंड मैप दे रहा हूँ और इसका डिटेल भी मैं कराया हूँ। तो आइए हम डिटेल की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के लिए है कि हाँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, नोट का स्ट्रक्चर कैसा हो, तो इसे आप देख करके इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी खुद से बना सकते हो, ओके। ये उन लोगों के लिए हो गया ना, जैसे जो लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, तो ये उन लोगों के लिए इनफ है। लेकिन मैं यूपीएससी को टारगेट लेकर के ही प्रॉपर चल रहा हूँ, ये भी वही चीज़ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला जो टॉपिक है क्या है? संविधान का परिभाषा, यानी कि डेफिनीशन। संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका डेफिनीशन क्या है? पहली बात क्या कि संविधान जो है वो क्यों जरूरी है। आप मान लो आप घर के गार्जियन हो, तो आपके घर में आपके पिताजी कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन देते होंगे ना कि बेटा आज जाना है तो बाज़ार से ये सामान खरीद के लाना है। चलो ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों के घर में दादाजी भी होंगे, तो दादाजी भी कभी कुछ अलग गाइडलाइन है कि सोसाइटी में जाना है तो बेटा सभी को रिस्पेक्ट करना है, छोटा हो बड़ा हो उन सभी को रिस्पेक्ट देना है, अच्छे से बात करना है। माँ आपकी अलग गाइडलाइन देती होगी कि हाँ बेटा यहाँ पे अपने जो भी मतलब बहन हो भाई हो उन सभी को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी मूल संस्कार होते हैं वो माता पिता ही देते हैं। तो उसी तरह संविधान है, संविधान में अलग अलग कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका जो सरकार के अंग है उनके लिए गाइडलाइन तैयार किया गया है। क्या गाइडलाइन तैयार किया गया है? उस गाइडलाइन के अनुरूप जो सर्वोच्च जो शक्ति है वो संविधान के पास है, जो लोकतंत्र की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला देखिए, यहाँ पे मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और उसका डिटेल, क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई अभी साधन नहीं है जिससे मैं लिख के प्रॉपर बता सकूँ। अगर लिखने का साधन रहता तो मैं अवश्य आप लोगों को लिख के सारी चीज़ समझा पाता, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इस पर अभी मेरा हाथ सही से बैठा नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा अपना भी एफर्ट डालें और प्रयत्न कंटिन्यू करते रहें, ओके। तो सबसे पहला, संविधान मात्र एक वैधानिक या विधिक प्रलेख नहीं है, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि बहुत लोग कहते हैं ना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये नहीं है, बल्कि यह राज्य, यहाँ पे जो राज्य है ना वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज़ को? राष्ट्र को। राष्ट्र की सर्वोच्च विधि अथवा मूल कानून है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि भाई इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये सुप्रीम है। अब ये सुप्रीम क्यों है? तो आपको सिंपल से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समानता का अधिकार है, ठीक। अब समानता के अधिकार पर भारत सरकार क्या करे कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें आरक्षण ना दे, एसटी को आरक्षण ना दे।
ये है ना समानता का अधिकार, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनको ऑलरेडी जो भी जनजातियां हैं उनको ऑलरेडी इस प्रकार का माहौल नहीं मिल पा रहा है जो सामान्य नागरिकों को मिल पा रहा है। जैसे वहाँ पे है, वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनका जीवन यापन बहुत कठिन है, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया जाता है। अब सपोज करो एग्जाम्पल, सिंपल मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। बहुत से लोग क्या होंगे ना, आर्मी जानते होइएगा ना, आर्मी, तो आर्मी में होता है कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग हाइट कैटेगरी होती है। राजस्थान में आप चल जाओ तो मतलब 6 फीट लगभग होता है, बिहार में आ जाओ तो वहीं 174 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप आ जाओ किस साइड, पहाड़ी साइड, तो पहाड़ी साइड में जितने भी लोग हैं उत्तराखंड साइड, तो वहाँ पे मिनिमम हाइट छोटी रहती है। तो वहाँ पे आर्मी में क्राइटेरिया फील है, तो वो हो गया समानता का अधिकार, यानी कि सबको समान अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पे भारत सरकार कोई कानून ला दे, तो कानून ला दे तो कानून की समानता जो है विधि की समानता से बड़ी नहीं हो सकती है। विधि की समानता सर्वोच्च है। विधि की समानता सर्वोच्च कैसे है, तो आगे हम लोग मौलिक अधिकार में इसी सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मूल कानून है किसी भी संप्रभु राष्ट्र, यानी कि स्वयं से निर्णय ले, क्या स्वयं से, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के, ना किसी नेता या पब्लिक या किसी के भी दबाव में आकर के कोई राष्ट्र यदि काम नहीं कर रहा है, तो संप्रभु राष्ट्र के विविध, यहाँ पे देख लो, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे का मूल स्रोत है। राजनीतिक तो ढांचा है ही, और प्रशासनिक ढांचे का भी मूल स्रोत है, जिससे अन्य विधियां अपनी वैधता प्राप्त करती है। अब इसी से जितने भी विधि हैं, लॉ है, कानून है, इसी से निकलेंगे। यानी कि ये पेड़ का एक जड़ है, इस पेड़ के जड़ से डालियां निकले, पेड़ का निर्माण होगा, उस पेड़ से अलग अलग फ्रूट निकलेंगे, उसी तरह है। अब मान लो वो पेड़ का जड़ हो गया क्या, उस पेड़ का जड़ हो गया मौलिक अधिकार, राइट। अब मौलिक अधिकार में भारत सरकार कल आके बोले नेपाल की सरकार के जैसा कि आज से इंटरनेट सेवा को भारत में बैन किया जाता है। यानी कि ये आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना। तो स्वतंत्रता का हनन, स्वतंत्रता जो है, इंटरनेट की स्वतंत्रता, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो भारत सरकार जैसा ही इस पे काम करेगी तो ये कानून की समानता, कुछ कानून लाएगी, इंटरनेट बंद करना कोई कानून लेके आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि ये अनलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विधि की समानता है। तो जितने भी विधियाँ हैं वैधता यहीं से प्राप्त करेगी। अब मान लो उसी में कुछ नया इन्वेंशन लाया जो समाज के लिए आवश्यक है, जैसे सपोज करो भारत सरकार ये लेके आ रही है कोई कानून, क्या कानून लेके आ सकती है कि हाँ, कि मतलब स्वतंत्रता जो है वो मर्यादित रहना चाहिए। अब मर्यादित का मतलब क्या हुआ कि आप स्कूल जा रहे हो, आपको कोई टीचर ना पढ़ाए, 1 से 14 साल की ईयर तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, वहाँ पे ना पढ़ाए, तो उसके लिए कुछ कानून ला रही है टीचरों के ऊपर। तो वो भी जो कानून है इसी के अंतर्गत आएगी, क्या इसी से निकल के निर्मित होगा। तो ये चीज़ इसका कहने का मतलब है, राइट। इतना बात आप लोग समझ गए, तो ये आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ओके। अब जीवंत दस्तावेज यानी कि लिविंग डॉक्यूमेंट, तो भारतीय संविधान का जड़ या स्थिर पुस्तक नहीं है, क्या, यानी कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये समाज की बदलती आवश्यकताओं, क्या, समाज की बदलती आवश्यकताओं, तकनीक प्रगति और समकालीन चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम होती है। अब ये तो मैं बोल दिया, आप लोग को लग रहा क्या भाई साहब क्या बोल दिया। अब यहाँ पे बोले हम कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। यदि लगता है कि हाँ भाई समाज में आज जैसे आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जो है धरना दे रहे हैं, मतलब क्या शिक्षा मंत्री को हटाने को लेकर कि हाँ पद से अपनी इस्तीफा दे, तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है लगभग 19 दिन से। अभी तक क्या कर रहे हैं, वो धरना पर बैठे हुए हैं। तो धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। तो
ये समाज की बदलती आवश्यकता, तो हो सकता है सरकार इस पे कुछ नया नियम ला दे। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या लाई थी सरकार, क्या लाई थी सरकार? सरकार कुछ दिन पहले लाई थी कि कोई भी मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है, शायद कौन सा संविधान संशोधन था, आई थिंक 130वां संविधान संशोधन था, तो उसमें कोई भी यदि मंत्री 30 दिन से तक जेल में रहता है, या तो वो पद की इस्तीफा दे, वरना स्वयं पद की इस्तीफा हो जाएगी। तो इस तरह का कोई कानून अगर लाती है तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या यहाँ पे पढ़ लो आप लोग ठीक से, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसे डायनेमिक बनाती है, क्या, यानी कि गतिशील बनाती है। इसे पीढ़ियों तक प्रासंगिक रखती है, यानी कि अलग अलग पीढ़ी में ये चेंज भी होते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये एक बार जो लिख दिया गया वो हमेशा के लिए रहेगा, समय समय के अनुरूप, जरूरतों के अनुरूप ये बदलती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दार्शनिक और वैचारिक आधार। इसका दार्शनिक और वैचारिक आधार क्या है? ये प्रॉपर मेंस के लिए हो गया, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल नियमों का संग्रह नहीं है, क्या, बल्कि राष्ट्र के आदर्श। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, क्या एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र के आदर्श क्या क्या हो सकते हैं? तो ऐसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या है राष्ट्र के आदर्श क्या हो सकते हैं। अब यहाँ से प्रीलिम्स में ट्रैप किस तरह करेगा, ये चीज़ आपको यहीं से समझना है कि कैसे पढ़ना है और प्रीलिम्स ट्रैप से हमें कैसे बचना है। तो यहाँ पे आपसे पहले पूछ देगा राष्ट्र के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान के जीवंत दस्तावेज पर निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ठीक, अब 3-4 कथन दे देगा, एक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल दे देगा, एक समानता का, एक बंधुत्व का। ये 3-4 एग्जाम्पल दिया। अब उसमें से एक कोई गलत दे देगा, क्या, कोई गलत दे दिया, और उसमें से कोई ऑप्शन पूछ लिया कथन 1, 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3। तो इस तरह का प्रीलिम्स ट्रैप फंसा सकता है आपको। तो यहाँ पे राष्ट्र के आदर्श क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संवैधानिक नैतिकता। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बहुत जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक नैतिकता क्या हो सकता है, मतलब नैतिकता क्या है? सबसे पहले तो बात यह है नैतिकता क्या है। तो नैतिकता आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, तो ये नैतिकता बताती है। अब मान लो क्या हुआ कि आप कोई ऑफिसर हो, आईएएस अधिकारी बन गए हो, एक मतलब वृद्ध व्यक्ति आपके ऑफिस आया, आप किसी कारणवश कोई अन्य प्रोजेक्ट में उलझे हुए हो और आपके पास उसका लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर है, तो आप क्या करोगे? वो काम करोगे या उस वृद्ध महिला का बात को सुनोगे? तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपकी नैतिकता क्या कहती है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होता है, यानी कि संविधान में भी देखा जाता है कि मोरालिटी यानी कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये भी इसमें दर्शाया गया है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर आप सभी को हो गया होगा। ओके, अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे संविधान का त्रिआयामी प्रशासनिक दृष्टिकोण। यहाँ पे शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस। अब शक्ति संतुलन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लो आपको क्या किया जाए कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सपोज करो। अब भारत का प्रधानमंत्री बनाने के बाद आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि विधायिका मतलब आप लॉ भी, कानून भी खुद ही बनाओ और कानून खुद ही लागू करो। और क्या करो कि न्यायिक मतलब कोई भी अगर केस मुकदमा हो रहा है तो उसका भी न्याय आप ही दो। तो यदि तीनों शक्ति एक इंसान के पास हो जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना अराजकता देश में फैल सकती है। ये बात आप समझ पा रहे हो। वो क्या करेगा कि कोई कानून ला दिया तो वो खुद ही कानून को लागू करेगा, और जब कोई उसका विरोध करने जाए तो उसको लटका भी देगा, भाई चलो 4 डंडा लगाए, जेल में भेज दिए। तो इस तरह का, तो इसीलिए
न्यायपालिका का सृजन करता है और शक्ति पृथक्करण के माध्यम से निरंकुशता पर रोक लगाता है। तो चेक बैलेंस और शक्ति पृथक्करण हो गया। अब नागरिक राज्य संबंध, यानी कि नागरिक और राष्ट्र के बीच क्या संबंध है इसके बारे में। यह भाग मूल अधिकार, क्या भाग 3 के मूल अधिकार के माध्यम से राज्य की शक्ति को सीमित करता है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब इस स्टेटमेंट को आप सीधा लोकतंत्र के कथन और स्टेटमेंट में ये देगा कि नागरिकों के राज्य के संबंध, तो ये क्या मूल अधिकार यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बढ़ाता है और राज्य की शक्ति को सीमित करता है। भाई नागरिक जितना स्वतंत्र रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो लोकतांत्रिक होगा। क्या भारत जैसे जो राज्य है वहाँ पे तो सभी लोग वोटिंग कर पाते हैं ना, जिसका राइट 18 वर्ष हो गया, जो इंडियन सिटीजन है वो वोट देने का अधिकारी है। अब मान लो भारत सरकार आगे बोले कि नहीं, कुछ ऐसे वर्ग या समुदाय हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। जैसे बंगाल वाला भी मुद्दा आया था, तो बंगाल वाला मुद्दा में क्या हुआ है, बंगाल वाला मुद्दा में यही हुआ है ना कि बहुत सारे मतदाताओं का नामांकन सूची से रद्द किया गया। अब हो सकता है नेशनल इशू के कारण कुछ किया गया हो, भाई मुझे उतना पता नहीं, लेकिन जो मुद्दा है मैं करेंट घटना के साथ रिलेवेंट करके आप सभी को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो अधिक होनी चाहिए और जो राज्य के पास शक्ति है वो सीमित होना चाहिए, ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो और नागरिकों की मतलब क्या बोलते हैं स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसका फायदा कहाँ पे मिल रहा है, मूल अधिकार, संविधान के किस में, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यदि आपके मूल अधिकार में उल्लंघन होता है किसी भी कारणवश, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर कंप्लेन कर सकते हो। तो ये चीज है। अब लास्ट है संघीय संरचना, क्या, फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यानी कि केंद्र यानी कि मोदी जी और राज्य, योगी जी, नीतीश कुमार तो पिछले मुख्यमंत्री थे, हालांकि उनका भी योगदान बिहार के राज्य में काफ़ी अधिक रहा। अभी अशोक जी हैं, तो उनके मध्य शक्तियों को स्पष्ट विभाजन कर एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये चीज़ आपको संघीय ढांचा में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि संघीय जो ढांचा है उसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, स्पष्ट विभाजन होता है। ओके, जैसे टैक्स को लेकर के, अब पेट्रोलियम है तो भारत सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी अलग लेती है, राज्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग मतलब जो टैक्स है वो अलग अलग है। ओके, तो वहीं पे स्पष्ट शक्तियों का विभाजन करता है। अब राज्य उछलेंगे तो उन पर राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा, ये भी है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे राज्य को कंट्रोल किया जाता है। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो कैसे मतलब नेता को, किसी भी नेता और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्टेट और केंद्र के बीच का जो केंद्र को जो मैनेज करता है वहीं IAS IPS और अधिकारी लोग होते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लें संविधान द्वारा स्थापित शासन के स्तंभ एवं भाग, पिलर्स एंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या पिलर्स और क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक शासन प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो यहाँ पे एक तो क्या है, यहाँ पे सरकार के अंग को 3 भागों में बांटा गया है, एक कार्यपालिका, एक विधायपालिका, एक न्यायपालिका। तो यहाँ पे विधायिका यानी कि लॉ मेकिंग, तो ये क्या करता है, नीतियों और विधियों, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे होंगे, एक नीतियों और एक विधियों का निर्माण करना तथा जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 79 में लिखा गया है। क्या, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, नीतियों और विधियों
अब यहाँ से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये नॉर्मल है भाई, नीति और लॉ तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पे नीति और लॉ का बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा आर्टिकल 79, या सॉरी आर्टिकल 79 नहीं, दो चीज़ लिख देगा विधायिका के। ये ज़्यादातर स्टेट एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विधायिका फलना कानून और विधि के सापेक्ष कानून निर्मित कर सकती है, ऐसा ही ऑप्शन करके और एक गलत ऑप्शन दे देगा। तो इस स्टेप को भी ध्यान में रखिए, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, आप लोग टेंशन ना ले। मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ एक बार पीपीटी के माध्यम से कि मेरे पास क्वेश्चन भी हैं। ये तो 120 स्लाइड है ही, मेरे पास क्वेश्चन भी है। मैं इन सभी क्वेश्चन को लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन भी है मेरे पास, अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस है। तो मैं इन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा भी, आज ही कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन कल के लिए भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं केवल पढ़ाते चलूँगा और क्वेश्चन ना कराऊँ, मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि देखो यार, युद्ध के मैदान में मैं सब बता दिया कि हथियार कैसे चलाना है, कैसे नहीं चला रहा है। और क्या हो पता कि युद्ध हुआ ही नहीं, मॉक ड्रिल हुआ ही नहीं। आर्मी वालों को देखते हो निरंतर मॉक ड्रिल चलते रहता है। आज कभी समुंदर में हुआ, कभी रेगिस्तान में हुआ, कभी पहाड़ पे हुआ, कभी जर्मन सैनिकों के साथ हो रहा है, कभी अमेरिकन सैनिकों के साथ हो रहा है। तो उसी तरह मॉक ड्रिल तो चलते रहेगा। प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक ड्रिल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मॉक ड्रिल, आंसर राइटिंग पे मॉक ड्रिल, सब चलेगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। अब आइए कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या है? गाड़ी चलाना। अब गाड़ी चलाने का तात्पर्य क्या है कि मान लो विधायिका जो है वो लॉ बना दी, अब लॉ को लागू कौन करेगा? तो कार्यपालिका, सीधी सी बात है। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल। अब हो सकता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हो, मंत्री लोग पढ़े लिखे हो भी और ना भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आयोग निर्मित किया गया। अब आयोग क्या करेगा? तो आयोग IAS IPS को बुलाएगा और भी सारे A ग्रेड ऑफिसर को रखता है। तो इससे क्या चलेगा? कार्यपालिका। इस सब का स्ट्रक्चर मैं बनवाऊंगा आपको, ठीक। अब जो तीसरा जो अंग है वो क्या है? न्यायपालिका। ये एक संवैधानिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ये आर्टिकल कितना? 124 और 32। संवैधानिक उपचार का उल्लेख कहाँ पे है? डायरेक्ट कितना? आर्टिकल 32 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मित विधियों का वास्तविक धरातल पर लागू एवं प्रशासनिक संचालन, यानी कि क्रियान्वयन, यानी कि लागू करना। तो ये आर्टिकल 52 में उल्लेख है और यहाँ पे अनुच्छेद 124 और 32। ओके, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। सरकार के अंग ये अभी रेफरेंस दे रहा है हल्का हल्का, ताकि आप सभी चीज़ों को बैकग्राउंड में समझ सको। इसके बाद इन सभी का डिटेल भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, जैसे संविधान के भाग हो गए, फिर क्या है संविधान के अनुच्छेद हो गए, संविधान के अनुसूचियाँ हो गए। तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं परिभाषा के तहत। आखिर मैं परिभाषा क्यों बता रहा हूँ? तो आप लोग को लग रहा होगा ना परिभाषा के साथ साथ वर्ड और क्या बोलते हैं, वर्ड जो है उसके बारे में। जैसे यहाँ पे क्रियान्वयन है, तो यहाँ पे क्या होता है? लागू करना। तो यहाँ पे मैं पहले सरल शब्द का प्रयोग करूँगा, उसके बाद जटिल शब्द अगर अनिवार्य होगा तो अनिवार्य, क्योंकि ये जो मैं बनाया हूँ बहुत सारे बुक रेफरेंस को ले करके मैं बनाया हूँ, सारे बुक्स का निचोड़ रख के बनाया हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी जटिल भाषा है जो अत्यंत जटिल है, जिससे मुझे भी बोलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो इस कारण से मैं उसे स्किप कर दूंगा। जितने सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूं उतना मैं प्रयास करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, हम अब भाग की बात करते हैं। 2 नंबर में संविधान के भाग, ठीक, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो परिभाषा एवं वर्गीकरण। तो भाग संपूर्ण शासन व्यवस्था
क्या, संपूर्ण शासन व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों का एक सुव्यवस्थित विषयवार वर्गीकरण है। अब जो यहाँ पे भाग है ना संविधान का, वो समझ लो कि आप एक चैप्टर है। क्या, एक चैप्टर है। मैं आपको एक सिंपल सी बात में समझा देता हूँ। मान लो कि ये बुक है संविधान का, तो इसमें अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। जैसे भाग 3 का मैं बात कर लूँ तो इस चैप्टर में क्या हुआ कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। क्या, मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार ये चैप्टर का नाम हो गया, यानी कि भाग का नाम हो गया। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो आर्टिकल जो दिया गया है, तो ये चैप्टर के पॉइंट्स हो गए। क्या, जैसे भाग 3 के 1 नंबर पॉइंट आर्टिकल, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो इसी तरह करते करते आर्टिकल्स हो गए। अब इस आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनका उल्लेख करना अति आवश्यक है, जो इसमें संक्षिप्त में लिखे गए हैं और उनका उल्लेख करना आवश्यक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनुसूची। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तार्किक अध्ययन के समान है। अब प्रशासनिक महत्व तो इसका क्या है, यह वर्गीकरण शासन प्रणाली को भी केंद्रीकृत, यानी कि एक जगह केंद्रीकृत कर, अलग अलग केंद्रीकृत करता है। ठीक, और इसके अब विकास क्रम के बारे में जान लें तो मूल संविधान 1950 में बना था, जिसमें 22 भाग थे। क्या, 22 भाग थे। संविधान संशोधन के पश्चात यद्यपि अंतिम संख्या 22 है, तो भाग 23, भाग 24 नहीं है, परंतु गणना के दृष्टि से वर्तमान में कितने भाग है, 25 भाग है। नए भाग कौन जोड़े गए हैं, तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के शासनकाल में मूल कर्तव्य। अब ये क्यों जोड़ा गया ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आप लोग का कमेंट ज़रूरी है, इससे मैं आगे बताऊंगा। हालांकि मैं बता देता हूँ क्यों जोड़ा गया। हुआ था यूँ कि वहाँ पे 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें राष्ट्र के प्रति जितने भी क्या थे, उस समय आपातकाल भी घोषित हुआ था, तो राष्ट्र के प्रति जो मौलिक कर्तव्य है इंसान का, क्या क्या कर्तव्य है, जैसे राष्ट्रगान हो तो उस समय खुद को खड़ा हो जाना, तिरंगे का अपमान नहीं करना, तो इन सभी बातों को नोटिस किया गया। और जो भी मतलब विरोधी संगठन के पार्टी थे, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक थी, तो इस कारण से यहाँ पे इसको किया गया, मूल कर्तव्य को। अब अनुच्छेद आ जाइए, तो अनुच्छेद संविधान का सबसे सूक्ष्म और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि बहुत छोटा इकाई है। यह किसी विशिष्ट विषय, अधिकार या प्रक्रिया पर स्पष्ट और अचूक विधिक नियम प्रदान करता है। वही चीज़ कि हाँ, वो चैप्टर हो गया, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो अलग अलग पार्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसकी संरचना, मूल संविधान में 395 थी, वर्तमान जो गणना है उसमें 470 प्लस है। यह राज्य के अधिकारों, नागरिक के कर्तव्यों को विविध शब्दावली में संहिताबद्ध करता है। ओके, अब इसके डायनामिक और उप अनुच्छेद, जैसे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, अतः उन्होंने अनुच्छेदों के भीतर उप अनुच्छेद का प्रावधान किया। अब इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद, जैसे आप 19 के 1 के ए देखते हुएगा, 19 के 1 के जी देखते हुएगा, नए अधिकारों को मूल ढांचे को छेड़े बिना उपखंडों को पिरोया जाता है। यानी कि इसका ज़रूरी इसलिए पड़ा ना, क्योंकि अब मान लो कोई नया चीज़ जोड़ना है तो फिर नया अनुच्छेद बनाना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है उपनुच्छेद बना दो। तो उपनुच्छेद बनाने में क्या है कि 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें 1 का ए जोड़ दिए, वाक का अधिकार 1 का जी जोड़ दिए, अलग अलग करके। अब यहाँ पे क्या है,
सूचना का अधिकार आरटीआई या प्रेस की स्वतंत्रता अलग अलग अनुच्छेद के बजाय 19 के 1 के ए में अंतर्निहित माना गया है। यह संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। यहाँ से मेंस के लिए आपके लिए एक कोटेशन भी तैयार हो गया कि संविधान को लचीला क्यों कहा गया, भारतीय संविधान को कठोर और लचीला क्यों कहा गया है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं आर्टिकल 19 के संदर्भ में। अब यहाँ पे इसका न्यायिक महत्व क्या है, जुडिशियल सिग्निफिकेंस क्या है। अनुच्छेद ही वह अचूक हथियार है जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा, बोले थे ना सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा, एक मिनट, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू करता है और विशेष अनुच्छेद 13 और 32 इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, यह कार्यपालिका और विधायिका को निरंकुशता को रोकता है, यानी कि मनमानी को रोकता है। यदि कोई भी कानून या आदेश किसी भी अनुच्छेद की मूल भावना के विपरीत है तो न्यायपालिका को आधिकारिक यानी कि अल्ट्रा वायरेज या शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले बार ही बताया हूँ कि वहाँ पे अगर इसे रोका जाता है तो क्या किया जाएगा कि जो आपका कानून का लॉ है वो ख़त्म हो जाएगा विधि की समानता के सामने, यानी कि ये एक पावर हाउस है भाई, विधि की समानता। अब इससे बैटरी लोहा ये सब जितने टकराएंगे वो सब चूर चूर हो जाएंगे, बात साफ है। अब जैसे एग्जाम्पल में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का व्यापक व्याख्या के तहत संरक्षित है। अब अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, अर्थ और उद्देश्य। अब अनुसूची संविधान के अंत में संलग्न वह पूरक खंड है जो मुख्य अनुच्छेदों के, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, मुख्य अनुच्छेदों की तकनीकी व्याख्या, अतिरिक्त वितरण, लंबी सूचियों को समाहित करता है। यानी कि अनुच्छेद के जितने भी तकनीकी शब्द हैं जिसका अर्थ कुछ और निकलता है और मतलब कुछ और निकलता है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर कुछ और कार्य होता है और रियलिटी कुछ और होती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अनुच्छेदों के लिए अनुसूची बनाया जाता है, तो वहाँ पे स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा या संविधान निर्माताओं द्वारा स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिख दिया जाता है। अब अतिरिक्त उसका वितरण भी दिया जाता है अलग अलग उदाहरण के साथ, लंबी सूचियों को भी समाहित किया जाता है। यदि राज्य के नाम, वेतन या शपथ के प्रारूप अनुच्छेदों के बीच लिख दिए जाते हैं तो संविधान का मूल पाठ अत्यंत बोझिल और जटिल हो जाता है। तो यही कारण है इसमें। अब विस्तार, मूल संविधान में यानी कि जो संविधान निर्मित हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के बाद 1, 52, 73 और 74वां फर्स्ट संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के माध्यम से वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। यह केंद्र राज्य शक्तियों, जनजातीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक को व्यवहारिक शाखा प्रस्तुत करती है। अब आइए 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। इसके रेफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में सीधे क्या बोलते हैं युग्म आधारित इसके क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम में आ भी जाते हैं कि किस अनुच्छेद या अनुच्छेद किस भाग का है, ओके, या ये चैप्टर यानी कि जो भाग है ये किस में है, तो देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहला जो भाग है अनुसूचिया है तो वो संघ एवं राज्य का है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। सबसे पहले राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनका न्यायिक और प्रादेशिक क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। यानी कि राज्य के बारे में कोई भी नाम आता है, संघ या राज्य के बारे में या उनके क्षेत्र के बारे में, विस्तार के बारे में या विघटन के बारे में कोई भी न्यूज आती है तो वो संघ और राज्य की अनुसूचियाँ भाग अनुसूची 1 में आती है। अब वेतन और भत्ते, वेतन जैसे राष्ट्रपति
राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी आदि के संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं विशेषाधिकार अनुसूची 2 में वर्णित है। अब शपथ, सबसे पहला, अब यहाँ पे इमेजिन करो आप, इमेजिन में मतलब सबसे पहला क्या, राज्य बना। अब राज्य को संचालन करने के लिए इकोनॉमिक चाहिए, तो इकोनॉमिक चाहिए तो क्या आ गया, सैलरी यानी कि वेतन। अब वेतन मिल गया तो भाई मान लो काम गड़बड़ भी हो सकता है, तो क्या, शपथ भाई दिलाओ इन लोगों को, तो शपथ दिलाया गया। तो शपथ दिलाया गया तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, न्यायाधीश की शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर। अनुसूची 4 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र जैसे शेड्यूल एरिया, जैसे जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण, आदिवासियों की भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए राज्यपाल का विशेष शक्ति है, ये सब इसमें निहित है। अब जनजातीय क्षेत्र देखो, पहला 1 2 3 क्लियर हो गया, संघ एवं राज्य, भत्ते व वेतन व भत्ते, शपथ, तीसरा राज्यसभा, चौथा अनुसूचित क्षेत्र। अब जनजातीय क्षेत्र, तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र की स्वायत्ता प्रशासन है यहाँ पे। तो हाल में ही ये मांग कहाँ पे उठी था, लद्दाख में भी, जहाँ पे सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित करने का मनगढ़ंत कहानी भी बनाया गया था। हालांकि ये विफल रहा और आप सभी कोई देख रहे हैं कि अभी भी वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें तो भाई खुल के सपोर्ट है, क्योंकि यार जो इंसान 19 दिन से अपने बच्चों के लिए, यानी कि वो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और उसकी सेवा में सर्वोपरि बलिदान दे रहे हैं जो भूख के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं एक महान इंसान की छवि को प्रस्तुत करता है। और बहुत सारा वैज्ञानिक रिसर्च, ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन को सुचारू रूप से लागू करना है, ये कहीं ना कहीं उन्हें दिखाता है। और यहीं लद्दाख के लिए मांग थी उन्हें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लोग देश को, जनता को प्रभावित कर रही है और आप सभी को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये भाई आप बताओ कोई, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ लोग एजेंडा के थ्रू जा रहे हैं, तो जा क्यों रहे हैं, प्रश्न ये है ना, कोई गलत काम तो करने जा नहीं रहे। वहाँ पे 21 बच्चों की मृत्यु हो गई नीट पेपर लीक का, उसका जवाबदेही कौन देगा। बहुत लोग तो, ये तो रेयर केस हो गया, और जगह पे रहता तो वहाँ पे तो फांसी दे दी जाती ना, यहाँ पे तो केवल इस्तीफे की बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आइए बिना पॉलिटिकल बात में इंटरफेयर किए हम आगे चलते हैं। हालांकि ये चैप्टर ही ऐसा है पॉलिटी का, तो बार बार रेफरेंस में जो भी घटना आएगा उसे मैं बताते चलूँगा। अब क्या है, अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें भी बार बार टकराव होते रहता है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देख सकते हो तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शिक्षा को लेकर के भारत ने शिक्षा की जो बजट थी उसको रोक दिया था, क्योंकि वहाँ पे हिंदी को लागू नहीं किया जा रहा था। तो यार थोपने की क्या आवश्यकता है किसी भी भाषा को, जहाँ जिसका भाषा है उसमें वो खुश है, उसकी संस्कृति, उसकी लोकेलिटी को वो बढ़ावा दे रहा है, उसी में वो मतलब डेवलप माइंडसेट हो रहा है। क्योंकि जो जो मदर टंग होता है ना, मदर टंग या मदर जो लैंग्वेज होता है, तो उसमें जो चीज़ सीख लेता है बच्चा, तो वो काफ़ी तब पावरफुल होता है। 2 माइंडसेट होता है, एक राइट ब्रेन एक लेफ्ट ब्रेन, तो एक लॉजिकल होता है एक स्पिरिचुअल होता है, दोनों को मान सकते हैं। तो जब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके मान लो स्पिरिचुअल है, आपके लोकल लैंग्वेज में आ रहा है, और एक तरफ लॉजिकल, तो जब दोनों कंबाइन करते हैं तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो पाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिसर्च में पता चला है कि जो मदर टंग में अगर आप कुछ भी सीखते हैं, मदर लैंग्वेज में आप कुछ भी सीखते हैं, तो वो मतलब अनुभव और ज्ञान और कल्पना तीनों को एक साथ
एक डायरेक्शन में कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। इस कारण से मदर लैंग्वेज काफ़ी ज़रूरी है सीखना, और सीखना भी चाहिए। ओके। हालांकि ये भी एक रिसर्च में पता चला है कि अलग अलग भाषा, जो जितना मतलब भाषा सीखेगा उसकी एज मतलब 2 साल 3 साल अन्य लोगों की तुलना में अधिक हो जाती है, या जो उसका एज है वो बढ़ जाता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, जैसा रिपोर्ट में है वैसा मैं बता रहा हूँ। अब चौथा है भाषा। क्या, सॉरी चौथा मैं बोल रहा हूँ, 8वां जो है वो भाषा है। मेरा भी दिमाग ना इधर उधर भटकने लगता है। भाषा है, जैसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, और मूल में कितने थे जब संविधान बना था, तो उस टाइम पे 14 थे, अभी 22 हो गए हैं। जो 9वां अनुसूची है उसमें क्या है, भूमि सुधार। ये पहले मूल अधिकार में आता था, लेकिन बाद में ना केशवानंद भारती केस के बाद इसे अनुसूची मतलब मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि डायरेक्ट भाई कोई भी घरेलू विवाद हो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, भाई मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस कारण से। अब जो 10वां है वो दल विरोधी कानून आ गया। 42वां संविधान संशोधन। देखो, जो भूमि सुधार है वो 1951 में आया फर्स्ट। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि जो 8 थे वो 8 हो गए, लेकिन जो नया आया है सबसे प्रथम अनुसूची, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मैं एक बार साफ कर देता हूँ। ये जो भूमि सुधार है ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे प्रथम किस अनुसूची को जोड़ा गया, क्या वो कौन सा अनुसूची था? तो 9वां अनुसूची भूमि सुधार संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में। अब इसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, ठीक। अब यहाँ पे जो 10वां है दल विरोधी, दल बदल विरोधी, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 1985, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। आप लोग एक घटना सुने होइएगा जिसमें एक सीट के कारण केंद्र की सरकार अटल बिहारी के शासनकाल में गिर गई थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी था। आज भी देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे पार्टी बदल ले रहे हैं, तो ये जो पहले जो नियम था उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अभी है। आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 92वां संविधान संशोधन, और ये दूसरा क्रम है, दूसरा अमेंडमेंट, मतलब अनुसूची में हुआ था। अब जो तीसरा है वो कौन सा है, या आपसे ये भी पूछ देगा पंचायती राज कौन सा अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी। और चौथा है नगर, अब ग्रामीण आ गया तो नगर पालिका आ ही जाएगा, तो 73 और 74, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे अंतिम में कौन है? नगर पालिका, 12वां अनुसूची में। ओके। अब यहाँ पे जो मतलब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यूपीएससी के अप्रोच से, जो ऐतिहासिक वाद है यानी कि लॉज हैं, केस है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो केशवानंद भारती केस, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 को संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हुए, यहाँ पे ठीक से पढ़ लें, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 की संशोधन की शक्ति को सीमित करते हुए मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि संविधान का कोई भाग सर्वोच्च नहीं है बल्कि दर्शन सर्वोच्च है। क्या? संविधान का कोई भाग सर्वोच्च नहीं है बल्कि दर्शन सर्वोच्च है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब एसआर मुंबई केस 1994, यहाँ पे अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के मनमाने प्रयोग पर रोक। न्यायालय ने संघवाद, फेडरलिज्म और धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया और जिसे राज्य स्वायत्तता सुदृढ़ हुई, यानी कि इसे मूल ढांचा
घोषित कर दिया। क्या? संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को। अब IR कोलएल्हो केस 2007, यहाँ पे अनुसूची 9 केस, जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, उस पे है। स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1993, ये भाई आज भी बहुत सारे ज़मीनों का लफड़ा है ना, इसी कारण अटका रहता है। बिहार में हम लोग की भी तरफ जो है ज़मीन का बहुत सारा मामला है, मतलब हम लोग सुनते हैं कि 1973 के बाद के रजिस्ट्री और पहले का रजिस्ट्री में बहुत फ़र्क है, बहुत सारे उसमें अन्य तथ्य भी हैं। तो 19वीं में बोला है 9वीं अनुसूची केस स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1993 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल की गई कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से पूर्णतः मुक्त नहीं है। यह मूल अधिकारों का संरक्षक है। ओके, तो ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं जो भी समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में। तो समकालीन जो परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पे 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी वंदन अधिनियम, ये क्या है? आपसे ये कमेंट में मैं पूछना चाहता हूँ, ये लॉ है या ये विधि है या कानून है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण, संविधान ने नए अनुच्छेद, यहाँ पे देख लो 2 नए अनुच्छेद भी बने हैं, 330 के ए और 332 के ए जोड़े गए, जिसमें संविधान जीवंत होने का ज्वलंत प्रमाण मिलता है। मिल गया प्रमाण, एग्जाम्पल में कोटेट कर सकते हो आप इसे। 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांगे, हाल में ही सोनम वांगचुक का जो केस है, लद्दाख में अपनी सांस्कृतिक पहचान, भूमि और जनसंख्यिकी की सुरक्षा हेतु 6वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए व्यापक जन आंदोलन हुए। यह अनुसूचियों के राजनीतिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लें 10वीं अनुसूची की चुनौती है। महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकटों ने दल विरोधी कानून में स्पीकर की निष्पक्षता और शक्तियों, अनुच्छेद 212 बनाम न्यायिक समीक्षा पर गंभीर संवैधानिक बहस छेड़ दी। ये भी वर्तमान मामला है। अब सफलता, भागों और अनुच्छेदों का विस्तृत वर्गीकरण भारत जैसे अत्यधिक विविधतापूर्ण आबादी को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोने में पूर्णतः सफल रहा। यह सहकारी संघवाद की नींव रखता है। सहकारी संघवाद का नींव रखता है। अब इसकी आलोचना क्या है? सफलता हो गया, अब आलोचना। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण आइवर जेनेसिंग ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। क्यों कहा भाई? जब संविधान जब जटिल होगा तो वो स्वाभाविक बात है, वकीलों का स्वर्ग हो जाएगा। इसकी जटिल विविध भाषा आम नागरिक को समझ में नहीं आता। मान लो बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशंस हैं लॉ के जो आज भी हम लोगों को समझ में नहीं आता, आज भी आम नागरिकों को पता नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले दबोच लेते हैं, पता ही नहीं है कि हाँ कांस्टेबल कितने का चालान काट सकता है, जो दरोगा है वो कितने का चालान काट सकता है, क्या क्या नियम है। और लोग कानून न होने के कारण, व्यवस्था के कारण, आवाज़ न उठाने के कारण चुपचाप इन सभी कुरीतियों को सहन कर पाते हैं। अब इसका निष्कर्ष देख लें। अपने विस्तृत आकार और विविध जटिलताओं के बावजूद भारतीय संविधान का यह ढांचा केवल एक वैधानिक कंकाल नहीं, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यू और संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो ये जो लास्ट का कोटेशन है, इसका मैं कुछ बताता हूँ प्रीलिम्स हैक्स को लेकर के। जब भी कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, मैं करा के भी दिखाऊंगा, तो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उससे आप लोग को ध्यान में रखना है, और संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, जो कि आत्मा है या भारत की समावेशी लोकतांत्रिक मात्रा का सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शन बना हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या चीज़? लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक नैतिकता। खासकर
नैतिकता को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं ये इतना करा दिया, अब इतना करा दिया तो आप लोग का काम क्या बनता है कि यहाँ पे हम आए और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब चीज़ छोटा छोटा करके आप सभी को बताया गया है एकदम शॉर्ट नोट्स में। तो यहाँ पे ऐसे लिखते गए और छोटे छोटे अपने पॉइंट बनाते गए। यहाँ पे संविधान दस्तावेज, छोटे छोटे आर्टिकल, माइक्रो नोट्स, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो नोट्स। तो ये आपको कब काम आएगा, प्रीलिम्स में। और जो ये मैं पीपीटी दूंगा ये आपको मेंस में काम आ जाएंगे। किस चीज़ में, मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस। तो ये दोनों का हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये माइक्रो नोट्स है, इसके बारे में जितना दिया गया उतना ही आप लिख लो, या इतना समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा और बढ़ा के लिख लो, अलग अलग थोड़ा पेज में लगे कि हाँ लिखा हुआ है, और इससे आपके डायग्राम्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ है। अब आइए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हम लोग का, संविधान सर्वोच्च क्यों है, सर्वोच्च दस्तावेज क्यों है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है यूपीएससी मेंस परीक्षा में। देखो यार, यहाँ बात फंडा साफ है। यदि आप मेंस के माइंडसेट से अगर पढ़ते हो तो, और प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स जब निकलेगा तभी आप मेंस दे पाओगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये यूपीएससी है। हो सकता है पूरा पॉलिटी के सेशन को ही गायब कर दे, और हो सकता है कि पॉलिटी से किसी वर्ष ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। जो ऑन एवरेज है वो मुझे लगता है 12 से 15 क्वेश्चन के बीच इसका एवरेज है। जो 2026 का पेपर हुआ था इसमें थोड़ा कम आया था, 7 क्वेश्चन। कितना, 7 क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाया हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो संविधान का सर्वोच्चता का दार्शनिक और कानूनी आधार क्या है। फिलोसफी और लीगल बेसिस, इसके बारे में हम लोग को जानना है। क्या, सर्वोच्चता का दार्शनिक और कानूनी आधार, फिलोसफिकल एंड लीगल बेसिस। ओके, तो संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि यह सर्वोच्च विधि है, आपको पता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है इनका, ग्रेनविले ऑस्टेन का। तो इनके अनुसार भारतीय संविधान एक समाज की क्रांति का दस्तावेज है जो राष्ट्र के आदर्शों और बहुआयामी शक्तियों का उद्गम स्थल है। क्या, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है जो राष्ट्र के आदर्शों और विधियों का उद्गम स्थल है। यानी कि इसमें जो हमारा संविधान जो है वो सर्वोच्च क्यों है। एक तो पहला आपका पॉइंट हो गया, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति कैसे, कि समाज में क्या क्या, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें क्या मुख्य तथ्य क्या था भारत देश को आज़ाद होने में। तो भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। वो किसके लिए बलिदान दे रहे थे, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए ही ना। तो एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, उसमें बहुत सारे, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, बहुत सारे लोगों का योगदान है। उस बैठक, उस कमेटी में जितने भी लोग बैठे थे, 2 ईयर्स 11 महीना 18 दिन का ये परिणाम है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। अब राष्ट्र के आदर्श, उस टाइम पे राष्ट्र के आदर्श क्या है, हो सकता है कि जो अगला प्रधानमंत्री है फिर वो तानाशाही हो जाए। तो उस टाइम पे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के आदर्श को ध्यान में रखते हुए इसे निर्मित किया गया, और विधायी शक्तियों का उद्गम स्थल है। यानी कि संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये माइंडसेट था। सोचो कितना
ब्रेनलेस लोग रहे होंगे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने वाले, कि उन्हें पता था कि आगे क्या हो सकता है, कैसे दुरुपयोग हो सकता है इसका। तो इसीलिए उन्होंने विधायी शक्ति है यानी कि संविधान को सर्वोच्च माना। ओके, तो अब इसके मूल मापदंड और सिद्धांत के बारे में हम देख लेते हैं। तो हैंस केल्सन के विविध शुद्ध सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विविध प्रणाली में एक शीर्ष मानदंड होता है जिसे गुड नॉर्म कहा जाता है। ग्रुंड नॉर्म, क्या ग्रुंड नॉर्म। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है, कहें कि आजकल प्रीलिम्स में ऑप्शनल साइड से भी कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दे रहे हैं। जो पिछले 3-4 वर्ष का ट्रेंड है, तो 5-7-10 ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, 5-7-10 नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो ऑप्शनल से उठा के, तो एक आध झेल लेना आप लोग या इसे स्किप कर देना। अब संविधान में, भारत में संविधान का वह गुणड्रोम अन्य विधियों, नियम, उपनियम, सरकारी आदेश अपनी वैधता इसी संविधान से प्राप्त करती है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में यहाँ से भी ट्रैप आधारित क्वेश्चन दे देगा कि भारत में संविधान ही वह ग्रुंड नॉर्म, क्या ग्रुंड नॉर्म है, इसके अंतर्गत आता है, दे दी है विधायी, नियम, उपनियम, सरकारी आदेश और वैधता। मतलब इसमें कुछ और भी अलग से ऐड कर दिया है, उसमें पूछ दिया 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 4 सही है, सभी सही है। इस तरह से क्वेश्चन आ देगा या दे देगा। अब भारत में कोई सामान्य विधि संविधान के प्रावधानों से असंगत है तो वह शून्य मानी जाती है। अब मान लो भारत की ये कोई संविधान की विधि है जो संविधान से मेल नहीं खाती है, जो विधि से मेल नहीं खाती है, तो उसका कोई वैल्यू है? बताओ आप ही। जैसे अनुच्छेद आप 5 देख लो, आज कोई वैलिड नहीं है, बस पढ़ने योग्य रह गया है। अनुच्छेद 6 देख लो, बताएंगे आगे क्यों रह गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सामान्य विधियों से विविधता, शक्तियों का स्रोत, सामान्य कानून जैसे आईपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि संविधान स्वयं विधायिका को जन्म देता है। ये बात नोटेड कर लो कि संविधान जो है वो विधायिका को जन्म देती है, ना कि विधायिका संविधान को। अब संविधान की कठोरता क्या है? सामान्य विधियों में साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, परंतु संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के लिए विशेष बहुमत, कभी कभी आधे राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि भाई अगर संविधान में चेंज करना है तो कभी साधारण बहुमत से भी हो जाएगा, कभी विशेष बहुमत से भी। तो विशेष बहुमत के लिए मतलब कभी कभी आधे राज्यों से, मतलब भारत में टोटल अभी कितने 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों यानी कि 15 राज्यों की सहमति भी होना आवश्यक होता है। तो ये चीज़, तो ये कहीं ना कहीं कठोर बनाता है। अब सरल कैसे है? तो साधारण बहुमत से भी बहुत सारे कानून पास हो जाते हैं, तो उस संदर्भ में ये सरल हो जाते हैं। अब राज्य की प्रकृति का निर्धारण, यह केवल नियम नहीं बताता बल्कि राज्य के स्वरूप, जैसे अब राज्य का क्या क्या स्वरूप है, अब राज्य का स्वरूप, इसे भी आप लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स क्वेश्चन करते समय इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। क्या संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है? किस चीज़ में? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में क्या क्या वर्णन किया जाए? जैसे संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सभी का विश्लेषण हम आगे चल के करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप जान लो SSS यानी कि संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, ये भी कब जोड़ा गया? तो ये भी इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। और लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पर। अब संविधान के विधि का सर्वोच्च दस्तावेज होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, शक्तियों का सीमांकन। तो संविधान 3 अंगों में करता है, आपको बता ही दिया, सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में। ओके।
अब दूसरा, नागरिकों की सुरक्षा, मौलिक अधिकार, ये भी चीज़ आपको बता दिए गए हैं। और तीसरा, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है राज्य ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो मूल अधिकारों को कम करे। राज्य यानी कि प्रांत, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से, सॉरी प्रांत बोला, यहाँ पे राष्ट्र को संबोधित कर रहा है कि अनुच्छेद 32 के 2 स्पष्ट करता है राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे। यदि ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 को उसे शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्चता की वास्तविक गारंटी है। निष्कर्ष, डीडी बसु के शब्दों में संविधान सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना करती है। यदि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो सत्ताधारी दल इच्छा ही कानून बन जाएगी जो निरंकुशता को जन्म देगी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो डीडी बसु का स्टेटमेंट था वो संविधान को सीमित सरकार की स्थापना कराता है। यदि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो जो भी सत्ता दल है, बीजेपी, कांग्रेस, वो अपना मनमाही कानून बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, और जो निरंकुशता को जन्म देगा, जो परिवारवाद को जन्म देगा, जो नौकरशाही को जन्म देगा, जो लाल फीता को जन्म देगा। समझ जाओ। आगे पॉलिटी के स्टूडेंट तो लगभग हो ही गए होंगे 2-4%, तो इतना तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आइए अब इसका हम लोग रेफरेंस देख लेते हैं अलग अलग देशों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देख ले, भारतीय परिक्षेप में अनोखा दृष्टिकोण एवं सौमेन संतुलन। तो ब्रिटेन क्या है? संसदीय संप्रभुता। क्या? संसदीय संप्रभुता। तो ये यहाँ पे ब्रिटेन में जो होता है संसद सर्वोच्च है। तो डी लोम के अनुसार, क्या? डी लोम के अनुसार ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। वहाँ न्यायपालिका संसदीय कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। वहाँ की जो न्यायपालिका है ना ब्रिटेन की, अगर संसद कोई कानून बना दिया तो उससे रद्द नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं राजा का भी योगदान है। वहाँ पे कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रथा है उसी के आधार पर देश चलता जा रहा है। ये चीज़ आप लोग समझो। दूसरी का है अमेरिका। तो यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी कि न्यायपालिका की यहाँ बोलबाला है भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कोई कानून बनाए, अगर अमेरिका के न्यायपालिका उसे काट देती है तो भारी पड़ जाएगा। मतलब क्या होगा? वो निरस्त हो जाएगा। तो अमेरिका में न्यायपालिका को उचित विधि प्रक्रिया के तहत अपार शक्तियाँ प्राप्त है जो विधायिका पर भारी पड़ेगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ सकता है। अब भारत में संविधान की सर्वोच्चता। भारत निर्माताओं ने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सोविन मार्ग को चुना। यह संसद सर्वोच्च है, अन्य न्यायपालिका, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। संसद कानून बना सकते हैं लेकिन न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकता है। भाई कितने दिमागी होंगे उस समय के लोग, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो। अब मूल ढांचा, केशवानंद भारती केस में ये बार बार केस आते रहेंगे, आप सभी को याद हो जाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे केस आएंगे, बहुत सारे ऑथर के नाम आएंगे। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ना ताकि आप सभी को याद रहे, बार बार चीज़ों को रिपीट करें तो वो चीज़ आए। तो देखो, जब आप आंसर राइटिंग करोगे उसमें जितना ज़्यादा आप शब्दों को डाल सकते हो उतना ज़्यादा प्रभावशाली, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों को, टेक्निकल शब्दों को, जो पॉलिटी के टेक्निकल शब्द हैं उन्हें आप डालोगे, डायग्राम को, स्ट्रक्चर को, तो आपका आंसर जो फ्रेमिंग होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एग्जामिनर को आंसर राइटिंग ज़बरदस्ती पढ़वाना पड़ता है भाई। 150-200 पेपर चेक कर रहा है तो किसका आंसर देखेगा? तो वो ज़बरदस्ती पढ़वाना पड़ता है, ज़बरदस्ती नंबर लेना पड़ता है। तो इस माइंडसेट से आप लोग तैयारी करो। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। यद्यपि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु मूल ढांचे में को नष्ट नहीं कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पे आया। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संसद की शोधन शक्ति संविधान का वह ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में कोई भी आए
उस खेल में उन्हीं नियमों से खेलेगा जो संविधान ने तय किया है। सुभाष कश्यप के अनुसार, ये सुभाष कश्यप के अनुसार सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य की सभी सीमाएं घूमती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना। हो गया। अब आ जाइए समसामयिक उदाहरण भी देख लेते हैं। हाल में ही वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने नई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि विधायिका द्वारा पारित कानून यदि संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि गलत। मान लो संसद द्वारा कोई कानून पास हो गया, यदि वो मूल ढांचे में हस्तक्षेप करता है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, कचड़े में फेंक दिया जाएगा। अब जैसे 99वां एग्जाम्पल आ गया NJAC केस 2015। नया मोदी जी आए थे, सोचे कि इंदिरा गांधी का एक आध काल तो दोहरा ही सकते हैं, तो संसद ने सर्वसम्मति से 99वां संविधान संशोधन पारित कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह नेशनल जुडिशियरी कमीशन बनाया था। नेशनल जुडिशियरी ऐसे कुछ होगा, कमीशन करके बनाया था, तो यहाँ पे बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहकर रद्द कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, और उसे कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। मोदी सोचे तो बना देंगे भाई न्यायपालिका भी अपने अंडर, तो सब काम एकदम सही से आ जाएगा, यही माइंडसेट रहा होगा। तो संसद में भी पास एकदम, बताओ विपक्ष को भी इस पे ध्यान नहीं था। अब समलैंगिकता, नवजोत सिंह जौहर वाद 2018। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 373 को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता और गरिमामय जीवन के विरुद्ध थे। न्यायालय ने सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी की जगह संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी। यानी कि ये जो कानून था ना, आईपीसी धारा 377, ये सामाजिक नैतिकता को बताता था, लेकिन ये समानता और गरिमामय जीवन का विरोध करता था, इसीलिए यहाँ बीच में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी आई और इसे निरस्त कर दिया। चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड केस 2024। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19A सूचना और अधिकार RTI का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल की नीतियां हमेशा संवैधानिक कसौटी पर परखी जाएंगी, यानी कि भाई संविधान का हस्तक्षेप तो होगा ही। RTI आप नहीं दोगे चुनावी बॉन्ड का कि हाँ कितना आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन हुआ। RTI का जो सूचना का अधिकार है, आर्टिकल 19 के 1 के तहत सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप इसमें गलत करोगे तो भाई आपको मतलब क्या न्यायिक कसौटी से हमेशा गुजरना पड़ेगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि समाज चाहे जितना भी मतभेद हो, प्रशासन और शासन को संवैधानिक सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यदि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और तत्कालिक राजनीति लाभ राज्य की दिशा में तय करने लगेंगे। तो ये चीज़ भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया संवैधानिक नैतिकता पर, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पर। ओके, तो ये भी चीज़ आप आंसर राइटिंग में कोटेड कर सकते हो। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या है? लोकतंत्र और बहुसंख्यवाद का पतन, संविधान की सर्वोच्च अनुपस्थित होने के परिणाम। उपस्थित नहीं, यहाँ पे ठीक से पढ़ो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। ऐसा ही ट्रैप में आपको दे देगा, उपस्थित की जगह पे अनुपस्थित लगा देगा। केवल, किंतु, लेकिन जैसे ही कोई वर्ड आए ना MCQ में, तुरंत सावधान हो जाइए एकदम डेडिकेशन के साथ। अनुपस्थित, जहाँ भी नकारात्मक सेंस है वहाँ पे रुकिए, स्टेटमेंट को एक बार दो बार पढ़ा कीजिए।
अब यहाँ पे आ जाइए, लोकतंत्र का बहुसंख्यवाद के पतन। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि यह अल्पसंख्यकों, भाषाई, धार्मिक और वैचारिक के आधार पर रक्षा भी करती है। यदि संविधान सर्वोच्च न हो तो संसद में बहुमत प्राप्त कोई भी दल ऐसे कानून बना सकता है जो अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों को वंचित कर दे। भाई बात सही है, मान लो जिससे जिसको फायदा है वोटिंग में, उसके लिए वो कानून बनाएगा। अब बहुत सारे अभी क्या है ना कि पॉलिटिकल जो भी मुद्दे हैं कि हाँ आरक्षण इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आरक्षण की राजनीति, यहाँ पे एक चीज़ लोगों को भी समझना चाहिए, 2% सरकारी नौकरी है, सारा नौकरी इसी में है, एजुकेशन में है, और सबको आरक्षण चाहिए कि रिजर्वेशन सबको चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पॉलिटिकल जो मुख्य कारण है यहाँ भी है। भाई आप रोज़गार दो, सबको रोज़गार देने का साधन निर्मित करो, सरकार का ये काम है। जल उपस्थित कराओ, स्वच्छ पर्यावरण दो, स्वच्छ वातावरण दो, जो बेसिक नीड है उसे पूरा करना सरकार का मूल्य उद्देश्य है। अब इन सभी को छुपाने के लिए आरक्षण का चाल चलना, तो ये लोगों के दिमाग में यही चीज़ बैठ गया है। अब वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टियाँ अलग अलग है। अब इसका बात सुना जाए तो ये बोलेगा कि ये इसका अंधभक्त है, इसका बात सुना जाए तो ये बोलेगा एंटी नेशनल है। तो यही मामला चलते रहता है। तो इन सभी में ध्यान ना दें, इन सभी में ना उलझे, और इंडियन सिटीजन के नाते अपने जो भी कर्तव्य बनते हैं, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपने अंदर उतार लो। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा करेगी, प्रशासन क्षेत्र में जाओ या किसी भी क्षेत्र में जाओ, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स की क्लास चले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उतारो, इथिक्स की क्लास आएगी तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैं बताऊँगा आप सभी को। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब संवैधानिक सर्वोच्चता यह गारंटी देती है कि बहुमत की इच्छा, विल ऑफ द मेजोरिटी, कभी भी संविधान के मूल्य, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल नहीं सकती। यानी कि बहुमत की इच्छा जो है संविधान के मूल्यों को नहीं कुचल सकता है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं। अब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संविधान सर्वोच्च ही वास्तविक अर्थों मूल में कानून का शासन स्थापित करती है, व्यक्तियों का शासन नहीं। अब संविधान सर्वोच्च है तभी कानून का शासन आ सकता है। किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ के लिए कोई कानून नहीं आ सकता है। अगर आएगा भी तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये जुडिशियल विभाग, धरना, प्रोटेस्ट, सरकार चेंजेस के कारण वो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री को लेकर एक सामान्य नागरिक तब तक सभी एक ही मूल कानून के अधीन है। अतः भारत का संविधान केवल एक विविध ग्रंथ नहीं बल्कि ऐसा अभेद्य कवच है जो राज्य की शक्तियों को साध कर नागरिकों की स्वतंत्रता और राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखता है। देख रहे हो, लैंग्वेज, ये होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे कमांड करना धीरे धीरे आप सभी को सीख जाओगे। ओके, ये तीसरा टॉपिक है, तो इसे अब हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। तो कहाँ से स्टार्ट है तो आइए फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए आप सभी को। मैं देखता हूँ यार, यहाँ पे आप सभी को पढ़ना है, मैं पढ़ के वैसे बता भी देता हूँ। आप सभी को ही बताते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन और स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, तो कमेंट में आप सभी को इसका आंसर देते चलो। जो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग कमेंट में आंसर इसका देते चलो। तो सबसे पहले लिविंग डॉक्यूमेंट यानी कि जीवंत दस्तावेज और बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया संविधान के विविध जड़ता से बचाकर इसे गत्यात्मक बनाती है, यानी कि डायनेमिक बनाती है। ये कथन सत्य है। ऐसा ही देगा क्वेश्चन, गतिशील न दे करके गत्यात्मक देगा, बनाती है। ये क्वेश्चन सही है। विविध जड़ता, विधिक यानी कि विधि द्वारा
गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक बनाती है। कथन सही है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है, मैं बताया हूँ। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया करके इसमें कुछ नए चीज़ जोड़ सकते हैं समाज के अनुरूप, ठीक, जो संविधान की पीढ़ियों तक प्रासंगिक बनाए रखता है। ओके। अब दूसरा, संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के विचार में केवल प्रस्तावना तक सीमित है, क्योंकि यह विधिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। ये बिल्कुल असत्य है। प्रस्तावना तक कहाँ तक सीमित है? कोई भी केस आ सकता है। प्रस्तावना में क्या है? समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यहीं तक सीमित थोड़ी है, आगे भी है, और परिवर्तनीय नहीं है ऐसा थोड़ी है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। अब ये मान लो मुझे 2 स्टेटमेंट पता है, क्या 2 स्टेटमेंट पता चल गया। अब तीसरा हम लोग देख सकते हैं। केशवानंद भारती केस 1973, संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर संविधान के लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी को समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल नहीं समाप्त कर दिया गया, बल्कि मूल ढांचे में हस्तक्षेप के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पे जो मूल ढांचा के सिद्धांत ने लचीलापन को समाप्त नहीं किया, बल्कि निरंकुशता को रोकने के लिए बनाया गया था। ओके। अब चौथा, 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदना अधिनियम समकालीन चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालने का क्षमता का ज्वलंत प्रमाण है। बिल्कुल ये कथन सही है। तो केवल और केवल कितने स्टेटमेंट सही है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप लोग कीजिए। तो छठी अनुसूची का जो मांग है, छठी अनुसूची का, वो लद्दाख में था। बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या की सुरक्षा है, तो अभी मैं बताया हूँ। 10वीं अनुसूची का जो खेल है वो महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही है। राजनीतिक संकट में पीठासीन अधिकारी की शक्तियों पर न्यायिक समीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिक्कत है ना, जो 92वां संविधान संशोधन है, इनका नाम क्या था? कियोतो होल्हनवाद 1992 में जो हुआ था, हालिया संकट, क्या लिख देता हूँ मैं, कियोतो होल्हनवाद कितना था? 1992 में। तो इसी के रेफरेंस में जो हालिया संकट उस टाइम पे सिद्ध हुए थे, उस टाइम पे स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है वो 212 और न्यायिक समीक्षा के बीच का है मामला, ठीक। अब जो ये जो है ये भी सही है, ये सही, ये सही। अब तीसरा, 9वीं अनुसूची, ये आ ही गया। आयर कोल्हेलवाद स्पष्टीकरण 1973 के बाद कानून में न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। ये आ गया, न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, ये भी सही है। अब चौथा स्टेटमेंट, असम, मेघालय, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्ता प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में है? नहीं। ये कौन से अनुसूची में है? तो छठी अनुसूची में है। क्या? छठी अनुसूची। तो कितने युग्म सही हैं? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो आगे आपके कथन और कारण के नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा कथन कारण आर कहा गया है। अब कथन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान हंस केल्सन ने विधि के शुद्ध सिद्धांत के अनुरूप भारत का गुंडरोम बताया था। प्रिलिम्स ट्रैप याद पड़ा कुछ? हाँ, गुंडरोम मूल मापदंड है। अब भारत में संसद संप्रभु और ब्रिटेन के भांति कोई भी सामान्य विधि पारित कर सकती है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में पूर्णतः बाहर हो। अब बताइए इसमें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। यहाँ पे जो भारत के संप्रभु नहीं है, ये एकदम ब्रिटेन के विपरीत है।
यहाँ भारत में जो है संविधान को सर्वोच्च बताया गया है। इसका मतलब किधर गया, गुंडरोम का मतलब संविधान जो है वो क्या है, सर्वोच्च है। यहाँ पे ब्रिटेन की सुवरेनिटी के कहाँ से आ गया, ब्रिटेन की भांति सामान्य विधि पारित कर सकती है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूर्णतः बाहर हो। बिल्कुल बाहर नहीं है, न्यायिक समीक्षा से आपको गुजरना ही पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी है। क्या कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो आपके सामने आ गया। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन के जटिल विविध अंतर संबंधों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वाटर टाइम कंपार्टमेंट व्यवस्था स्थापित करता है जहां अंगों का अतिव्यापन पूर्णतः निषिद्ध है। देख रहे हैं लैंग्वेज इसका मतलब क्या है, व्याप्त नाम ओवरलैप, मतलब ओवरलैप नहीं कर सकता एक दूसरे को। क्या देखो प्रीलिम्स के क्वेश्चन करते समय ना, जब हिंदी में कुछ समझ ना आए तो इंग्लिश के क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड कर लेना। इंग्लिश के क्वेश्चन रीड करने से, जिनको रीड कर सकते हैं उनको ये चीज़ फ़ायदा होगा ना कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे अतिव्यापन कभी भी हमको समझ में नहीं आएगा, ओवरलैप पढ़े अच्छा समझ में आ गया कि हाँ इसको ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, इसको ओवरलैप मतलब इसको ऊपर हावी नहीं होगा। ओके, तो यही चीज़ है। तो अनुच्छेद 50 के तहत तो ये जो है ये क्या सही है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण एक वाटर टाइम कंपार्टमेंट व्यवस्था स्थापित करता है जो अंगों का अतिव्यापन पूर्णतः निषिद्ध है। ओवरलैप निषिद्ध है। अब एक बात बताओ, कार्यपालिका कोई कानून पारित करती है, अगर उससे क्या बोलते हैं मूल ढांचा में दिक्कत आ रहा है। अब कार्यपालिका कौन सी कानून, अभी हाल फिलहाल में 99 हुआ जो संविधान संशोधन था वो लागू की कार्यपालिका, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करके काट दी क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक ढांचा में दिक्कत हो रहा था। तो ओवरलैप निषिद्ध कहाँ से हुआ, ओवरलैप कर सकती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। यहाँ पे दे ही दिया है NGAC 99वां संविधान संशोधन को रद्द करना न्यायपालिका द्वारा विधायी शक्तियों के अतिक्रमण का प्रमाण है जो शक्ति संतुलन को नष्ट करता है। क्या शक्ति संतुलन को नष्ट करता है, विधायी शक्तियों का अतिक्रमण का प्रमाण है। अतिक्रमण का प्रमाण नहीं है बल्कि संशोधन का प्रक्रिया था। ओके, कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 DC। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हो गए ना। अब मान लो हमको ये नहीं, अभी मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ इसे या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। क्या क्या, पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। यहाँ पे दिया गया कौन सा असत्य है। ओके, तो एक चीज़ तो कॉमन है, पहला भी नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो दूसरा तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा तीसरा भी नहीं होगा तो पहला तीसरा भी नहीं होगा। तो हमको लगता है ये सारा है, सारा नहीं है बल्कि ये भी सही है। DD साधवावाद 1887 में और कृष्ण कुमार सिंह वाद 2017 में स्पष्ट किया गया था कि अध्यादेश बार बार लागू करना संविधान के साथ धोखा है भाई, और न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मुक्त नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे था, तो ये भी गलत है। समीक्षा से मुक्त एक संप्रभुकृत है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक वादों और उनके सिद्धांतों। अब यहाँ से हम लोग नहीं, ये भी हो जाएगा, हो ही जाएगा। ये बताओ, MN बम्बई केस 1994 न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई और संघवाद फेडरलिज्म को मूल ढांचे घोषित किया। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। ये मैं बताया था मुंबई वाला केस।
मूल ढांचे को घोषित किया था। नवजोत सिंह जोदर व 2018 न्यायालय ने क्या सामाजिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता से ऊपर रखते हुए आईपीसी धारा को क्या वैध ठहराया था कि अवैध ठहराया था। तो ये गलत हो गया, यहाँ वैध नहीं होगा, अवैध होगा। यही छोटा छोटा मिस्टेक है, नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट देखते रहना है। जनहित अभियानवाद 2022 न्यायपालिका ने 103वें संविधान संशोधन को वैध माना और स्थापित करते हुए सामाजिक न्याय का दायरा आर्थिक पिछड़ेपन इकोनॉमिक विकर्डनेस का विस्तृत है। ये कथन आपका सत्य है। ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ था स्वर्ण समाज के लिए, जो भी मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, तो उनके लिए ये चीज़ सही है। तब ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल कितने ऑप्शन हो गए? 2। ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। तब तक सभी को जय हिंद। आप लोग रिवीजन करते रहिए और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसके नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग को मैं ऑफिशियल नंबर दे देता हूँ। आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे पॉलिटी का नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस वाले ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9905830623। इस वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, टीम द्वारा रिस्पॉन्स की जाएगी। अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी किसी को जय हिंद।